Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 28th of July 2021, Wednesday. Inspiration of the day is life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. IMF slashes India growth forecast to 9.5% for FY22. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी उस ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज़ किया है एंड दैट पर्टिकुलर रिवीजन जो रिवीजन हुआ है दैट हैज़ डाउनग्रेडेड इवन शार्पली डाउनग्रेडेड और स्केल डाउन द इंडियाज़ जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट। आईएमएफ ने 300 बेसिस पॉइंट 300 बीपीएस इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को डाउन किया है। इट मीन्स जो कि पहले आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट 12.5% करी थी उसको रिड्यूस करके 9.5% तक का फोरकास्ट कर दिया। आईएमएफ ने पहले फोरकास्ट किया था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 12.5% से ग्रो करेगी, लेकिन रिसेंटली 300 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिया है, मींस 3% डिक्रीज़ कर दिया है ग्रोथ फोरकास्ट में और कहा है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 9.5% की ग्रोथ रेट से रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। क्यों किया? जो मेजर रीज़न दे रहा है आईएमएफ फॉर डाउनवर्ड रिवीजन इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सेस टू वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था, कल के भी न्यूज़ एनालिसिस में, कि जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फोरकास्टिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इंडिया की जितनी भी फोरकास्टिंग करी है जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैक्सीनेशन पेस। कितनी स्पीड से वैक्सीनेशन इंडिया करती है, कंप्लीट वैक्सीनेशन हो पाता है इंडियन पॉपुलेशन का, उसी पर्टिकुलर स्पीड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। और जिस तरह से वैक्सीन अनअवेलेबिलिटी हुई है रिसेंटली और वैक्सीनेशन को लेकर के एक फ्यू पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडिया में रिलेक्टेंस है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर नॉट रेडी टू टेक कोविड-19 वैक्सीन, तो उस वैक्सीनेशन को लेकर के भी जो रिलेक्टेंस है और उसके अलावा जो एक सेक्शन है चिल्ड्रन, बच्चों का जो सेक्शन है, उसमें भी अभी वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगस्त तक जो वैक्सीन है चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वो मार्केट में आ जाएगी, बट स्टिल अभी भी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से आईएमएफ ने कहा है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सेस टू वैक्सीन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिन्यूड वेव ऑफ पैंडेमिक, दिस पर्टिकुलर कोविड-19 पैंडेमिक, IMF हैज़ रिड्यूस्ड द फोरकास्ट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम अलग दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करें तो आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा था, या मैं बोले थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक था। वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्शंस थे, या जो गोल्डमैन शेयर्स का प्रोजेक्शन था, जो अदर क्रिसिल, जो अदर रेटिंग एजेंसीज़ हैं या फोरकास्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनका जो फोरकास्ट था इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहीं ना कहीं सिमिलर फोरकास्ट किया था इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8.3% से ग्रो करेगी 2021 में और 7.5% से 2022 में, एंड इवन इट्स रिकवरी बीइंग हैम्पर्ड बाय एन अनप्रेसिडेंटेड सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक एज पर वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा पेसिमिस्ट साइड है, या हम बोल सकते हैं कि अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं या अदर फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट किया था इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर के। और अब आईएमएफ ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि जो सेकेंड वेव आई इंडिया में, उस सेकेंड वेव की वजह से जो रिकवरी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, और कोविड-19 की सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट पड़ा है मार्च से मई के बीच में, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्लो द रिकवरी कॉन्फिडेंस फ्रॉम द सेटबैक। तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी इससे अफेक्ट होगा और बहुत टाइम लगेगा इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स को या कंज्यूमर्स को वापस से इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप करने के लिए। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है उसमें इंडिया को लेकर के ये प्रोजेक्शन किए गए हैं। सो दिस इज़ द रिवाइज प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 22 GDP ग्रोथ बाय डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्शन है वो ADB के अकॉर्डिंग है। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ADB हियर। अगर IMF के लेटेस्ट प्रोजेक्शंस की बात करें अदर कंट्रीज़ या अदर इकोनॉमीज़ को लेकर के, तो चाइना के लिए 8.1% का प्रोजेक्शन है, US के लिए 7.7% का, UK के लिए भी 7% का, स्पेन के लिए 6.2, वर्ल्ड प्रोजेक्शन जो है वो 6.6% का ही है, वर्ल्ड जो GDP ग्रोथ है उसको लेकर के। तो इन सारी इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में अगर हम फिर भी देखें तो इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है IMF का इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज़। हालांकि अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्ल्ड बैंक का भी जो प्रोजेक्शन है वो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में कम है, जैसे कि OECD और ADB ने क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस रखे हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6। नेक्स्ट TOT बंडल टू हैव UP हाईवेज। कई बार हमने न्यूज़ में डिस्कस भी किया है, अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इवन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं उनको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो मोनेटाइजेशन की ड्राइव चला चुकी है, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनमें इसमें पैंडेमिक की वजह से जो फ़ंड की कमी है, जो पैंडेमिक की वजह से जो फ़ंड का लैक हो रहा है, फ़ंड की कमी है, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें मोनेटाइजेशन ड्राइव इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। और इसके अलावा अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज़, आपको पता होगा ट्रस्ट फॉर्मेशन, जिसमें एक इन्वेट फॉर्मेशन भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल है फॉर रेजिंग द फंड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो अभी उन सारे मोड्स की बात नहीं करते हैं, देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट येट अनदर टोल ऑपरेटेड ट्रांसफर बंडल एज अ पार्ट ऑफ मोनेटाइजेशन ड्राइव। और इसके लिए एक कंसल्टेंसी फर्म्स को भी अपॉइंट किया गया है, एंड दैट पर्टिकुलर कंसल्टेंसी फर्म विल इवैल्यूएट स्ट्रेचेस फॉर 6 सच राउंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑफर टू प्राइवेट प्लेयर्स ऑन TOT बेसिस। तो ये छठा राउंड है, इससे पहले 5 राउंड और कर चुकी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू मोनेटाइज इट्स फ्यू प्रोजेक्ट्स। और इस पर्टिकुलर 6 राउंड के लिए कंसल्टेंसी भी अपॉइंट करी गई है। कंसल्टेंसी बेसिकली ये देखेगी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं TOT बेसिस में इस 6 राउंड में। व्हाट इज़ TOT? TOT इज़ अ मॉडल, हम कह सकते हैं मोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसी तरह और भी मॉडल है। हम मॉडल हमने कई बार डिस्कस किया है, HUM हम मॉडल, BOT बॉट मॉडल भी हमने डिस्कस किया। तो ये कई मॉडल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन में इनको यूज़ किया जाता है। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताएंगे कि इन सब के अलावा या इनको भी आप इंक्लूड करना चाहें तो ये कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में और कौन कौन से मॉडल यूज़ होते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तो PPP हो, आपने बहुत डिस्कस किया होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं, बॉट डिस्कस कर चुके हैं, TOT यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे और मॉडल्स भी प्रेवलेंट हैं। बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन अगर हम ना बोले तो बहुत अगर ब्रॉड टर्म यूज़ करना चाहें तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक मैनेजमेंट में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह के मोड भी, इस तरह के टर्म्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में करें तो व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स और द मॉडल्स दैट एक्चुअली यूज्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। बेसिकली एक कंसल्टेंसी फर्म्स को पॉइंट किया है, छठा ऐसा राउंड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या इस पर्टिकुलर ड्राइव का, मोनेटाइजेशन ड्राइव का, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने कुछ रोड प्रोजेक्ट्स को टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र के बेसिस पर मोनेटाइज करने जा रहा है। एंड द प्रोजेक्ट टू बी ऑफर्ड दिस टाइम कट across Uttar Pradesh that go to Po every last year or every next year. So the project is to be offered this time
cut across Uttar Pradesh, UP, that is going to polls for next year. कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसमें? आगरा बाईपास, झांसी शिवपुरी नेशनल हाईवे स्ट्रेचेस, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भी इस 6 राउंड में इंक्लूड किया जा रहा है. सो द प्रोजेक्ट वुड बी क्लब्ड इनटू 2 bunches and the contract would also be offered on the line of previous bundle of TOT where there was no base price at the time of bidding. कोई base price नहीं होता इस particular TOT मॉडल के अंदर. हालांकि अगर बेस प्राइस की बात करी जाए तो ऐसा नहीं कि ये बेस प्राइस इसी बार इस पहले भी नहीं था. ये एक्चुअली रिसेंटली जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बेस प्राइस जो फिक्स करने की जो प्रैक्टिस है इसको अबेंडन कर दिया. हालांकि इनिशियली कुछ राउंड में ये बेस प्राइस फिक्स करके इन्होंने TOT मॉडल यूज़ किया था, बट रिसेंटली द प्रैक्टिस ऑफ फिक्सिंग बेस प्राइस वॉज अबेंडेंड. वाई, क्यों अबेंडन कर दिया? क्योंकि अथॉरिटीज़ का ये मानना था कि several concessionaires were actually unwilling to commit the large sum of money to take up these tolling and maintenance contract amid the COVID-19 pandemic. तो COVID-19 pandemic की वजह से ऐसा था कि जो भी contractors थे they were actually not ready or not very certain about the टोल कलेक्शन. क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा क्या था, लॉकडाउन था, रिस्ट्रिक्शन था. उस लॉकडाउन की वजह से क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबड्यूड थी, जिसकी वजह से जो मूवमेंट था, गुड्स का मूवमेंट था, इंडिविजुअल्स का मूवमेंट था, वो डाउन हो रहा था रोड पर, और टोल कलेक्शन जो था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था. और कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, दोबारा सेकेंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा श्योरिटी अनसर्टनिटी बनी हुई थी इवन एमंग द इन्वेस्टर्स, एमंग द कॉन्ट्रैक्टर्स, एमंग द इंडिविजुअल पब्लिक. इसी वजह से जो बेस प्राइस फिक्स करने की बात थी, जो प्रैक्टिस थी, उसको गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने अबंडन कर दिया. उनका कहना था कि अगर हम इनिशियली बेस प्राइस फिक्स कर देंगे तो हो सकता है जो प्रोजेक्ट हम मोनेटाइज कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बिडिंग ना आए. तो इसलिए जो बेस प्राइस फिक्स करने की जो प्रैक्टिस थी उसको अबंडन कर दिया गया. तो अब इस TOT मॉडल के तहत सीधे मोनेटाइजेशन होता है. इनिशियल लेवल पे जो बेस प्राइस फिक्सिंग होती थी वो नहीं होती, और जो भी बिडिंग आती है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को एलोकेट किया जाता है. सो फॉर दैट NHAI हैज़ इशूड मैनी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स टू अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर tolling, operation and maintenance of various national highway stretches under this TOT model. तो बेसिकली TOT मॉडल में क्या होता है, टोल कलेक्ट करना, टोलिंग करेंगे. जो भी कॉन्ट्रैक्टर को ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिलेगा या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो टोल भी कलेक्ट करेगा, वो ऑपरेट भी करेगा, और वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मेंटेन भी करेगा. इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, एनी इशू इन रोड और हाईवेज, तो उसको भी टेक केयर करके, मतलब जैसे गड्ढे हो गए या कहीं पर कुछ तोड़ फोड़ हो गई तो उस मेंटेनेंस का काम भी वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर ही देखेगा एज पर दिस TOT मॉडल. सो TOT इज़ एन असेट रीसाइकिल प्रोग्राम वेयर इन ऑलरेडी ऑपरेशनल नेशनल हाईवेज आर गिवन टू द प्राइवेट एंटिटीज़. अगर आपको याद हो, जो जैसे कि हमारे यहाँ वो है इस समय जो हमारे एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, उनका मेंटेनेंस भी दिया जा रहा है. तो अदानी ग्रुप ने कुछ जो एयरपोर्ट्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया. इसी तरह से हम इसको अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझे तो सिमिलर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कर रही है. कुछ ऐसे नेशनल हाईवेज जो ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे हैं, जो ऐसे अबंडेंट पड़े हुए हैं, उन सब की लिस्टिंग करके उनको मोनेटाइज करके प्राइवेट प्लेयर को दिया जा रहा है, उनको मोनेटाइज किया जा रहा है. उनसे प्राइवेट प्लेयर से एक कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज टर्म्स में, रिवेन्यू टर्म्स में फ़ी ली जाएगी, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टर रिटेन कर सकता है. बट दे हैव टू परफॉर्म ऑल 3 एक्टिविटीज़, टोलिंग, ऑपरेशनल एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ दोज नेशनल हाईवेज. और इसका बेसिक पर्पस सिर्फ इतना ही था कि रोड कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनका रोल बढ़ाना, उनको इनकरेज करना कि हाईवेज कंस्ट्रक्शन में, हाईवे सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें. और 2016 में कैबिनेट ने अप्रूव किया था इस पर्टिकुलर पॉलिसी को टू मोनेटाइज द पब्लिक फंडेड हाईवे प्रोजेक्ट्स टू TOT मॉडल, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर.
और अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात करी जाए तो दिस पर्टिकुलर टीओटी मॉडल इज़ द ओनली प्रोजेक्ट दैट हैव जनरेटेड टोल रिवेन्यूज़ फॉर एटलीस्ट 2 years। तो इसका मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के टर्म में ये जो टीओटी मॉडल है दैट हैज़ बीन सक्सेसफुल, एंड दैट इज़ वाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वांट्स टू यूज़ दिस मॉडल टू मोनेटाइज और इवन टू गो फॉर 6th राउंड ऑफ मोनेटाइजेशन। सक्सेसफुल रहा, इसीलिए 6th राउंड पर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मॉडल को यूज़ कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली 75 हाईवेज कंप्लीटेड अंडर दिस पर्टिकुलर टीओटी मॉडल, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर। टीओटी मॉडल हैज़ द कंसेशनर पेइंग अ वन टाइम कंसेशन फी दैट इज अपफ्रंट और लमसम फी। एक बार फ़ी पे करने के बाद कंसेशनर जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो एक बार फ़ी पे करेगा और उसके बाद वो 30 सालों तक उस टोल को ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा और टोल कलेक्ट करेगा और उससे वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। आफ्टर 30 ईयर दैट पर्टिकुलर road or that particular projects will be handed over to National Highway Authority of India. At first, TOT bundle received the bid of 1.5 times more than the base price by NHAI। तो कुछ टाइम से TOT प्रोजेक्ट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा आज इसके बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो सीधा सा रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर के, हाईवेज़ के डेवलपमेंट को लेकर के, प्राइवेट प्लेयर के पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। 2016 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। इसके तहत जो कंसेशनर होता है उसको वन टाइम कंसेशन फ़ी देनी होती है, अपफ्रंट कॉस्ट देनी होती है, उसके बाद 30 साल तक उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वो ऑपरेट करेगा और टोल उससे कलेक्ट करेगा। आफ्टर 30 ईयर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टीओटी प्रोजेक्ट। कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अदर तरह के मोड या मॉडल के बारे में बताएंगे, स्पेशली इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स। फ्लिपकार्ट मूव्स टू टॉप कोर्ट इन एंटी ट्रस्ट केस। फ्लिपकार्ट सुप्रीम कोर्ट एक पटिशन लेकर गया है। क्यों गया है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट। क्या ऑर्डर था? कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था कर्नाटक हाई कोर्ट का? कर्नाटक हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था एंटी ट्रस्ट प्रोब, एंटी ट्रस्ट इंक्वायरी। किसके अगेंस्ट? फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट, और फ्लिपकार्ट के अलावा अमेज़ॉन के अगेंस्ट भी। तो और इसी पर्टिकुलर एंटी ट्रस्ट प्रोब के ऑर्डर को लेकर के नाउ फ्लिपकार्ट, दैट इज वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट हैज़ मूव टू सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अमेज़ॉन इंडिया भी सेम एक्शन फॉलो कर सकता है। अमेज़ॉन इंडिया कैन ऑल्सो फाइल वन पटिशन इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। केस क्या था? रिसेंटली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम CCI भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसने एलिज्ड किया था अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को फॉर द वॉयलेशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया था फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के अगेंस्ट कि दे आर एक्चुअली अडॉप्टिंग द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस और द माल प्रैक्टिसेस दैट आर एक्चुअली वायलेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया था। उसी के अगेंस्ट लास्ट वीक हाई कोर्ट में चैलेंज किया था फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ने, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस पटिशन को खारिज कर दिया था। लास्ट वीक हाई कोर्ट upheld a single judge bench orders and dismissed the petition that is filed by Flipkart and Amazon। और उस पटिशन में उन लोगों ने चैलेंज किया था CCI के ऑर्डर को। अब उसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के फ्लिपकार्ट गया है सुप्रीम कोर्ट, एंड इन इट्स अपील टू द टॉप कोर्ट फ्लिपकार्ट सेज दैट देयर इज नो फाइंडिंग इन हाई कोर्ट्स ऑर्डर or the order passed by single judge there is a violation of section 3(4) of the act according to the industry sources and legal expert। अब फ्लिपकार्ट का क्या कहना है? फ्लिपकार्ट का सीधा ये कहना है कि CCI का ये प्राइमा फेसी जो अपना खुद का ओपिनियन बन गया है, ये ओपिनियन खुद भी कंपटीशन एक्ट को वॉयलेट कर रहा है। और इसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के कर्नाटका हाई कोर्ट ने पटिशन करी, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सिंगल जज बेंच ने उस पटिशन को खारिज कर दिया था। फ्लिपकार्ट का ये कहना है कि हाई कोर्ट हैड फेल्ड टू अप्रिशिएट द मेन इशू before it was whether the CCI had complied with the threshold requirement that is prescribed by Competition Act
or they prima facie they by using their own conviction has made their opinion. So फ्लिपकार्ट की तरफ से हालांकि इस बात को लेकर के कोई भी अभी कमेंट नहीं आया है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर अपील पर किस तरीके से ऐड करता है इसके बाद न्यूज़ आएगी, दैन वी विल डिस्कस. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडिगो रिपोर्ट्स नेट लॉस ऑफ ₹3,174 करोड़ इन Q1 एंड हाईएस्ट एवर. और सीधा सा उसका रीज़न है कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई थी उसकी वजह से, और वॉर्न अ न्यू कोविड वेव कुड अप एंड द रिकवरी. और इंडिगो ने यह भी कहा है कि अगर थर्ड वेव आती है सो दैट में एक्चुअली हैम्पर द एविएशन इंडस्ट्री इन सच अ वे कि रिकवरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी. और अगर हम प्रॉफिट की बात करें, लॉस की बात करें, तो इंडिगो का ये अब तक का सबसे बड़ा लॉस है. 3,000 करोड़ का लॉस इंडिगो ने Q1 में रिपोर्ट किया है, एंड इट इज़ अ रिकॉर्ड और हाईएस्ट एवर लॉस दैट इंडिगो हैज़ रिपोर्टेड. और इसका मेन रीज़न जो है वो सीधा कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है. पैंडेमिक की वजह से जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो 58.7% तक फॉल किया है फॉर द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, और जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिगो के प्रॉफिट पर दिख रहा है. एंड एज पर द इंडिगो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड टफेस्ट पीरियड इन द कंपनीज हिस्ट्री. लेकिन अगर जिस तरह से अभी कोविड के केसेस और वायरस के केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा कंपनी पॉजिटिव भी है, कंपनी के ऑफिशियल्स पॉजिटिव भी हैं, बट अगर थर्ड वेव आती है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द एविएशन इंडस्ट्री टू कम बैक. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. बेसिकली पेज नंबर 4 पे आपका एक इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कशन है. ये कहा गया है कि पैंडेमिक के पीरियड में सबसे कम इंटरवेंशन, मिनिमम स्टेट इंटरवेंशंस एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिले, और इसी सेक्टर ने विद लेस और मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन दिस पर्टिकुलर सेक्टर हैज़ शोन द फास्टेस्ट ग्रोथ. तो चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, हॉर्टिकल्चर हो, फूड ग्रेन हो, ऑयल सीड हो, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सभी में अगर आप देखें ध्यान से डेटा फिगर को तो सभी में पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर्ड हुई है. तो पैंडेमिक पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर केवल एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करी, और इस फाइनेंशियल ईयर में भी यही प्रोजेक्शन है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी एग्रीकल्चर विद लीस्ट और मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन विल परफॉर्म द positively. So the Union government recently released the second advanced estimates for horticulture production for financial year 21, and which once again showed that the output there has been higher than the फूड ग्रेन्स. और हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी. अगर आप डेटा देखें तो डेटा में भी यू कैन सी इट, इवन जो फूड ग्रेन्स हैं उसके प्रोडक्शन से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने इस बार दिया है. द डेटा शोज दैट ओवर द पास्ट 10 years नॉट ओनली हॉर्टिकल्चर बट द प्रोडक्शन ऑफ एग, मिल्क, मीट एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैव बीन फास्टर देन द कन्वेंशनल फूड ग्रेन प्रोडक्शन. तो ये कुछ नए सेक्टर हैं जो कि फूड ग्रेन से अच्छी प्रोडक्टिविटी इस समय दे रहे हैं. तो फिलहाल अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. अगर फूड ग्रेन कैटेगरी की बात करें तो पल्सेस दालें जो हैं दे आर एक्चुअली आर एक्सेप्शन एज अ प्रोडक्शन हैज़ राइजन ऑलमोस्ट 48%, पर जो अदर क्रॉप्स रही हैं उनमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को नहीं मिला. लेकिन हॉर्टिकल्चर, एग, मिल्क और जो अदर सेगमेंट्स हैं उनमें एक अच्छी ग्रोथ रजिस्टर हुई, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप. IATA अर्ज इंडिया टू ओपन द स्काई. सो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IATA बोलते हैं. सो इस पर्टिकुलर एसोसिएशन ने इंडिया से अर्ज किया है दैट इंडिया शुड ओपन फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट एंड एंड द कैपेसिटी एंड फेयर कैपिंग इन द डोमेस्टिक स्काईज एज वेल. तो और अगर इंडिया जल्दी ये नहीं करेगा तो इंडिया में एविएशन जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, कंपटीशन अफेक्ट होगा. सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन हैज़ अर्ज्ड इंडिया कि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी ओपन कर दीजिए, जो कब लगा रखा है उसको हटाइए, और इसके अलावा जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसमें जो आपने प्राइसिंग को लेकर के, पैसेंजर को लेकर जो कैपिंग कर रखी है डोमेस्टिक मार्केट, दीट कैपिंग्स आर एक्चुअली डिस्टॉर्टिंग द कॉम्पिटिशन एंड अफेक्टिंग द पैसेंजर्स.
तो उसको लेकर के द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इंडिया से अर्ज किया है। बेसिकली दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रॉक्सीमेटली 290 ग्लोबल एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से 4 इंडिया से भी बिलोंग करती हैं। और एज़ पर दिस एसोसिएशन जिस तरह से इंडिया ने रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगा रखे हैं अपने एयरपोर्ट, अपने एविएशन को लेकर के, that are actually distorting the competition and affecting the aviation industry so much. तो अब टाइम आ गया कि इंडिया अपने इन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दे एज़ पर दिस ऑर्गेनाइजेशन। फ़िलहाल इंडिया क्या डिसीजन लेता है ये अभी भी uncertain hai. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.